सर वी बैक है मेरा, वी बैक। जी सर कोई मतलब किसी को चुन लूं या आपसे हिस्ट्री ले लूं, मतलब किसी कोई भी कैंडिडेट? अगर कोई कैंडिडेट है विलिंग तो आप कर लो, वरना फिर आई कैन डू इट। डॉक्टर यास्मीन मैं कर लेती हूँ। आप रोल प्ले आप करना चाह रही हैं? हाँ जी। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर यास्मीन है, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सबा है। सबा, आप पढ़ी लिखी हैं? जी मैं इंटर पास हूँ। आपकी उम्र कितनी है? 32 ईयर्स। आपके शौहर का नाम क्या है? वसीम। क्या करते हैं? वो बिजनेस करते हैं अपना। शादी को कितने साल हो गए हैं? 3 साल हो गए हैं, सॉरी 4 साल हो गए हैं। कहाँ रहती हैं आप? मैं यहीं कराची में रहती हूँ। अस्पताल से कितनी दूर पड़ जाता है? जी जी फासला कितना है अस्पताल से? 15 to 20 मिनट्स की ड्राइव है। ठीक है। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? वो तो मुझे याद नहीं है। अच्छा, आपको किस मसले के तहत अस्पताल में आना पड़ा है? डॉक्टर मैं डिस्कस करने आई हूँ कि मेरा पिछला वाला जो है बच्चा वो सिजेरियन के साथ हुआ था, तो अभी क्या मैं दोबारा से सिजेरियन करना हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है या नहीं हो सकता? आपका कितना बच्चा ये मेरा सेकंड बेबी है। अच्छा, कितने साल का बच्चा हो गया आपका? 3 साल हो गए हैं उनको, आखिरी वाले बच्चे, पहले वाले बच्चे को। सेहतमंद बच्चा है? लड़का है जी लड़की हाँ है? जी। लड़का है। उसने मतलब आपका दूध पिया और उसको हिफाजती टीके सारे जी लगते जी थे? जी जी जी। कोई मसला तो नहीं हुआ था, मतलब पूरी प्रेगनेंसी में आपको कोई हमल के दौरान तो नहीं कोई मसला हुआ था 9 महीनों में? नहीं नहीं डॉक्टर साहब। अच्छा, पूरे 9 महीने हो गए थे? किस चीज को डॉक्टर? 9 पिछले वाले महीने बच्चे को? हाँ जी जी, जी पूरे 9 जी महीने का जी हमल था? जी जी। अच्छा, ऑपरेशन की वजह क्या थी? डॉक्टर वो बेबी उल्टा था, सर के राइट, बल नहीं था। सर के बाल नहीं था। और तो नहीं कोई मसला बताया था आपको, किसी किस्म का कि नहीं, और कोई वजह, उस टाइम पे कोई पानी भी मसला? छूट गया था। उस टाइम पे पानी हम्म भी छूट गया था। और हम्म फिर उन्होंने जो है इमरजेंसी में ऑपरेशन किया मेरा, कि आपका हम्म बच्चा जो है उल्टा है तो हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। और एक हम्म। ब्लड लगा था दौराने सिजेरियन, क्योंकि वो कह रहे थे कि आपका खून भी थोड़ा सा ज्यादा जाया हुआ। अच्छा, जी। ब्लड। इसके अलावा क्या कहते हैं, और कोई मतलब जख्म तो नहीं खराब हुआ था ऑपरेशन के बाद? नहीं डॉक्टर साहब, जख्म तो खराब नहीं हुआ था। ऑपरेशन के दौरान कोई मतलब आपने बड़े अस्पताल में ऑपरेशन करवाया था, बड़े डॉक्टर से? यहीं पे ही, जैसे सिविल में करवाया था वहीं पे ही करवाया था डॉक्टर, वहीं पे ठीक ही है, बाद करवाया में था। जख्म तो नहीं खराब हुआ बाद में? नहीं जख्म खराब तो नहीं कितने हुआ। दिनों बाद छुट्टी हो गई थी आपको? 3 दिन के बाद हो गई थी, तीसरे दिन पे। ठीक है। आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, किसी और किस्म की दिल का मसला, गिलर का मसला? नहीं बस कह रहे थे खून की कमी है, उस टाइम में खून की कमी थी बस, और कोई मसला नहीं था। हमल के पूरे 9 महीने आपने उस वक्त दवाइयां खाई थी? जी नहीं खाई थी। अच्छा, वो मुझे इसीलिए। वो मुझे ना जी अपसेट हो जाता था, इसी वजह से मैं गोलियां खा नहीं पाती थी। अच्छा, इस हमल के फिर आपने हमल के बाद बच्चे को दूध कितना अरसा पिलाया? वो तो 2 साल ही। 2 साल पिलाया। आप 7 ताकत की गोलियां लेती रही या शरबत पीती रही? डॉक्टर मैं कह रही हूँ मेरा जी अपसेट होता था तो मैं नहीं खा पाती थी। कुछ डिब्बे में नहीं लगवाई काली वाली? अब वो तो बस एक ब्लड ही लगा था बस उस टाइम पे।
अच्छा, इसका मतलब है कि इस बार आपको हो गया है टाइम, कब आपकी डेट आई है? वो मुझे याद नहीं है। अच्छा, आपके मुताबिक कितना महीना चल रहा है? 8वां महीना खत्म हो रहा है। 8वां महीना खत्म हो रहा है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब मैं तो अभी करवा इसमें सकती हूँ, ये ऑपरेशन करवा सकती हूँ मैं, ये मतलब नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्रायल कर सकती हूँ मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मैं इसी वजह से आई हूँ। आप बिल्कुल सही टाइम पे आई हैं। आपको जो है मैं मतलब सारे तो आपके टेस्ट करवाऊंगी, आपके इसके अलावा अंदरूनी मुआयना करवाऊंगी, आपकी हड्डी चेक करूंगी, मतलब कि अगर ठीक रहा सारा कुछ तो इंशाल्लाह ताला आपका नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि अगर देखें आपकी सिर्फ उल्टा डॉक्टर होने मेरी की वजह से मेरी एक हुआ है। फ्रेंड है, उसने नॉर्मल, उसने भी ट्रायल किया था, मगर उसका जो है ना बच्चेदानी फट गई थी, मैंने ऐसा सुना है। ऐसा कोई है क्या? आप मुझे थोड़ा सा बताएंगी, गाइड करेंगी, क्योंकि मैं अगर बहुत 39 परेशान हूँ। हफ्ते मेरी तक फ्रेंड जी अगर 39 हफ्ते तक हम आपको दर्दें लग जाती है आपने आप, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। आपका वक्फा बहुत अच्छा है। आपका जो है वो क्या कहते हैं, कोई और मसला नहीं था जिसकी वजह से आपका ऑपरेशन हुआ था, सिर्फ उल्टा होने की वजह से हुआ था। अगर आपकी हड्डी ठीक रही, इन्वेस्टिगेशन आपके टेस्ट सारे सही आ गए, तो आपके चांस है 72 से लेकर 75% तक आपके नॉर्मल के चांस है। 39 हफ्ते तक अगर आपको लग जाती है दर्दें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कहेंगी कि मैंने जरूर ही कराना है और गोलियां रखवाई या मतलब इस तरह ड्रिपें लगवाई, इंडक्शन जिसे हमारी जुबान में बोलते हैं, तो क्या कहते हैं ना, उससे उससे फटने का डर होता है, उसमें रप्चर होने का डर होता है। तो अगर आप अच्छा। वो देखिए, जो आप कहेंगी हम आपकी विशेष का, आपकी ख्वाहिशों का एहतराम करेंगे और वैसे ही करेंगे जैसा नहीं आप डॉक्टर, चाहें। मैं तो नॉर्मल के लिए ही ट्रायल लेना चाह रही हूँ, इसी वजह से मैं आई हूँ, मगर मैं थोड़ी सी डर गई हूँ ना, मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ है। तो अब मुझे आप बताएंगे कि इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन और जो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के लिए कितना % चांसेस हैं और कितना % चांसेस है कि इमरजेंसी भी हो सकता है, तो और उसके लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए? इसमें मतलब कामयाबी तो जो है ना वो 72 से 75% तक है, क्योंकि वक्फा भी आपका सही है, आपकी एज भी मुनासिब है, जी बच्चा भी आपका मतलब आपने अल्ट्रासाउंड जो कराए हैं उसमें एक ही बच्चा बताया हुआ है। जी, एक ही बच्चा आ, बताया है। हाँ जी। और खून पेशाब के टेस्ट करवाती रही है। इस बार आपकी खून की क्या पोजीशन है? खाना पीना ठीक रखा हुआ था? तो अब अभी तो मुझे काले टीके लगे थे, अभी तो डॉक्टर कह रही है सब कुछ ठीक है। ठीक है, माशाल्लाह। शुगर ठीक है आपकी? जी शुगर ठीक है। तो डॉक्टर मुझे कब तक मतलब कि नॉर्मल के लिए वेट करना पड़ेगा? कब तक मतलब ये है 39 कि 39 हफ्ते तक। देखिए, आपको नॉर्मल करवाना चाहते हैं, आपकी ये ख्वाहिश है, और 39 हफ्ते तक आपको इंतजार करना चाहिए। 39 के बाद जो है ना 2 गुना जो है खतरा बढ़ जाता है नॉर्मल करवाने के लिए। तो अगर मैं उसमें बच्चे का लेबर में आ बखाना भी निकल जाती सकता हूँ, है। जी हम्म। डॉक्टर, अगर मैं लेबर में आ जाती हूँ तो उस टाइम पे आप लोग क्या करेंगे? आप ही मौजूद होंगी या कोई और डॉक्टर होगा? मैं तो आप ही से करवाना चाह रही हूँ, आप ही मौजूद होंगी? जी हाँ, मैं ही मौजूद होंगी, आपको अस्पताल का नंबर देंगे। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अस्पताल में हर तरह की 1 टू 1 जिस तरह एक सहूलत मौजूद होनी चाहिए, सारी सहूलत मौजूद है। सीटीजी मौजूद है, जी। एनेस्थेटिस्ट मौजूद है यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है। 1 टू 1 केयर आपको, यानी कि आपको पूरी तवज्जो दी जाएगी। आपका मतलब मुस्तकिल आपको मशीन लगाएंगे ताकि दिल की धड़कन, बच्चे की ये सारा सूरत-हाल जो है और आपके प्रोग्रेस लेबर का चार्ट बनाएँगे, सब कुछ हम ध्यान से रखेंगे। और आधे-आधे घंटे बाद जो है, अगर देखें हमारी सीटीजी मशीन तो आपको लगी रहेगी। अगर फ़र्ज़ करें वो काम नहीं करेगी या सही नहीं, तो हर आधे घंटे बाद हम बच्चे की दिल की धड़कन चेक करेंगे और आपको पूरी तवज्जो दी जाएगी। और कोई अच्छा, क्वेश्चन खून का आप? डॉक्टर, खून का बंदोबस्त भी मुझे करना पड़ेगा इसमें? हाँ जी, एहतियातन जो है मैं ऑपरेशन की ज़रूर तैयारी करूँगी, क्योंकि 30% चांस होता है कि बाज़ औक़ात हम अपना मकसद नहीं हासिल कर सकते और हमें अचानक फैसला करना पड़ता है कि तो डॉक्टर अगर नॉर्मल करते करते मेरा सिजेरियन हो गया तो फिर मुझे क्या मसले मसाइल हो सकते हैं? उसमें जो है अगर आप 39 हफ्ते पे बगैर दर्दों के कराती हैं तो वो तो बहुत मतलब उसमें तो कोई मसले मसाइल नहीं होते। लेकिन बाद में थोड़े मसले मसाइल, इमरजेंसी सारा करना पड़ता है और उसमें आपको अच्छा। थोड़ा
मतलब क्या बच्चे को भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, माँ को भी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर, ये वाला मैं मतलब अगर नॉर्मल के लिए ट्रायल लेना चाह रही हूँ तो मैं ये आर्म्स क्लिनिक पे करवा सकती हूँ, क्योंकि वो आराम से करीब पड़ क्लिनिक रहा है पे मेरे। जो जहाँ सहूलतें मौजूद नहीं है वहां आप नहीं करा सकती हैं, क्योंकि इसमें ना बच्चेदानी के फटने का 22 से 74 मतलब 10,000 में से जी 22 या 74 तक जो है ना इसमें रिस्क होता है बच्चेदानी के फटने का। और इसके अलावा इमरजेंसी करनी पड़ सकती है 30%। उसके बाद क्या कहते हैं तीसरे चौथे दर्जे का जो है ना मतलब आपको टीयर आ सकता है, यानी कि आपको जो छोटा ऑपरेशन होता है जिसे बोलते हैं वो खुद ब खुद ही मतलब चलिए, फैल जाता है। और आई थिंक काफी हो गया। अब थोड़ा सा मैं बीच में इसको थोड़ा सा इंटरवीन करूं। देखो, जी एक स्टार्टिंग विद यू यास्मीन, एक चीज आपने आज ही जाके अपनी में हैबिट्स नॉर्मली डू चेंज, पर उनको लिए थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। आपने जब भी बात करनी है किसी पेशेंट से, चाहे एग्जाम में है चाहे जाहिर है कि आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में करोगे, यू नीड टू टॉक सॉफ्टली एंड यू नीड टू थोड़ा सा प्यार से बात करो। मुझे ये फीलिंग आ रही थी, आई डोंट नो दूसरी डॉक्टर सबा है वो भी शायद इसका फीडबैक दे। आप, मुझे लग रहा था कि आप पेशेंट को ऑनेस्टली डांट रहे हो, या यू नॉट ब्रिंगिंग हर ओवर टू एक कंफर्ट जोन में नहीं लेके आ रहे, यू पुशिंग इट के जी के जो आपके क्वेश्चंस का तरीका है थोड़ा सा है उसके लिए फॉर एग्जाम पर्पसेस भी, और वैसे भी you थोड़ी सी यू नीड टू चेंज योर हैबिट्स एंड यू अपने आप को थोड़ा सा क्या कहते हैं ट्राई टू स्पीक सॉफ्टली, पोलाइट एंड हम्बल वे के यू आर क्योंकि यस यू ये आर जो, राइट। हाँ, अभी जो मुझे जो फीलिंग जो अभी आ रही थी ये क्योंकि जाहिर है इसमें तो वीडियो तो नहीं आ रही, लेकिन द वे बोथ ऑफ यू आर इंटरेक्टिंग विद दैट, वो कोई एक जल्दी जल्दी में लग रहा था, और दूसरा लग रहा था कि वो आप अपने बस मगरोनी लाते जिस तरह हम, या जिस तरह टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं भी उसी में शामिल हूँ, जिस तरह हम अपने ओपीडी में जल्दी जल्दी करके, क्योंकि बाहर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, तो फिर पूछ के फिर हम चल रहे होते हैं। सो इन सेकंड पार्ट, अब थोड़ा सा ये भी ये सबके लिए ही है कि हमें हैबिट्स हमारी चेंज होते हैं तो इसमें टाइम लगता है। डू रिमेंबर दैट कि दिस इज नॉट गोना बी अ लॉन्ग केस, दिस इज गोना बी अ फोकस हिस्ट्री। फोकस हिस्ट्री इसमें मतलब ये है कि अब इसमें दो किस्म के स्टेशन आ सकते हैं, जिसमें ये वीबैक की अगर आप बात कर रहे हो, पहला उसमें स्टेशन जो है वो है उसकी सिर्फ एवेल्युएशन करने का। एवेल्युएशन आपने सिर्फ करनी है कि जी की इसकी वीबैक हो सकती है कि नहीं हो सकती। सेकंड, इसी में कंपोनेंट आ जाता है उसकी काउंसलिंग करने का पेशेंट की, दैट इज द सेकंड पार्ट। ये दोनों आई डोंट थिंक सो कि आप ये 12-14 मिनट में दोनों इकट्ठे कर सकते हो, लेकिन इन 12-14 मिनट के अंदर या तो उसकी इवैल्यूएशन होगी जी सर। उसमें क्या हम उसकी वीबैक करेंगे तो क्या क्या करने उसकी इवैल्यूएशन के लिए क्या क्या चीजें होंगी, या उसकी एक काउंसलिंग होगी कि पेशेंट आ जाता है, इन्होंने तो आके ही कह दिया कि जी के दूसरी डॉक्टर सबा थी कि जी मैं तो नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहती हूँ। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वाकई आएगी जी कि पेशेंट एक है, ये ही अपना व्हाटएवर टर्म पे आ जाती है, प्रीवियस वन सेक्शन है, और शी इज अ कैंडिडेट फॉर वीबैक। आप उसे किस तरह काउंसिल करोगे? काउंसलिंग इसमें यही है कि जी आपने उसको बताना है कि जी कि आपके वीबैक के ट्रायल ऑफ लेबर के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, सेक्शन के जी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस, और फिर वो क्या करें। अब जब ये एवेल्युएशन आपने करनी है किसी भी वीबैक के, उसके तो पॉइंट्स आपके बड़े सिंपल होने चाहिए। एवेल्युएशन के अंदर हिस्ट्री आपकी काफी अच्छी थी, आई थिंक यू टेकन द मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स, लेकिन इसमें एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आई थिंक वो मिस दैट, वो आपने पेशेंट से जरूर पूछना है कि जी कि प्रीवियस ऑपरेशन नोट्स क्या अवेलेबल हैं आपके पास कि नहीं। जी जी वो जी सर। किसी
हाँ, वो किसी भी वी बैक के अंदर उसकी कंप्लीशन के लिए हो। आपने सिर्फ ये पूछा कि बड़ा डॉक्टर था, बड़ा अस्पताल था। अब जी बड़ा डॉक्टर एंड बड़ा हॉस्पिटल इज वेरी वेरी, हाउ डू यू कॉल दैट, टर्शरी केयर लेवल, वेग किस्म की टर्म है। मरीज को तो नहीं पता। हाँ, इट्स अ वेरी वेग टर्म। अब पेशेंट को तो नहीं पता बड़ा अस्पताल क्या, बड़ा बड़ा व्हाट डज मीन कि बिल्डिंग बड़ी होगी, उसके कमरे बड़े होंगे, वहां पे क्या चीज बड़ी होगी, क्या चीज छोटी होगी। आप बेसिकली जी व्हाट वी ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि उसकी फैसिलिटीज कैसी थी। जी अगर जी उसमें इमरजेंसी में हुआ, लेट्स सपोज ये अगर सेक्शन है, अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल होंगे तो आपको ये पता होगा कि पेशेंट कितनी लेबर में थी, नहीं थी। नंबर वन, उन्होंने कह दिया कि जी ब्रीच था और मुझे लीकिंग हो गई थी, तो उन्होंने, मैं गई तो उन्होंने मेरा फौरन सेक्शन कर दिया। जी सर। तो उसी को थोड़ा सा यू नीड टू काइंड ऑफ फिगर इट आउट कि जी, क्योंकि दीज आर द पॉइंट्स व्हिच विल सर और डिटरमिन। दूसरा कि मैंने इनको एक सर इंडिकेशन काउंसलिंग दी करनी। थी कि ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था, तो हाँ, इनको डिग आउट करना चाहिए, तो हो सकता है पीपीएच में गई हूँ मैं, वो तो पीपीएच का उन्होंने या जी हाँ, ब्लड क्यों हुआ था, नॉर्मली तो नहीं हुआ होता। हाँ। इन्होंने सिर्फ जो पूछा कि जी वूंड का, इन्होंने 2 दफा पूछा कि जी वूंड ठीक है था कि नहीं था। और ये दैट वाज आल्सो इम्पोर्टेंट कि 3 दिन के बाद आपकी डिस्चार्ज हो गया। लेकिन यस पुलिस कि तो जी नहीं ज्यादा देर तक लगा रहा। ड्रेन का पूछना था। ड्रेन, नॉर्मली तो ड्रेन वैसे कम ही था। हाँ, लेकिन पूछने में कि कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन एक्स्ट्रा चीज तो नहीं हुई कि आपका लेट्स सपोज कैथेटर लंबा रखा गया हो या हो। क्योंकि नाउ रिमेंबर दिस कि यहाँ पे जब आप जा रहे हो, वो रोल प्लेयर जो होगा वो पेशेंट नहीं है, तो उसको ये सारी चीजें पता होंगी। वो एक पढ़ा लिखा आइदर कोई डॉक्टर बैठा होगा या कोई मेडिकल रिलेटेड कोई होगा या कोई ट्रेन्ड एक्टर बैठा हो जिसको इस सारी चीजों का पता है। जब उसे पता होगा तो फिर वो आपके लिए डिग करना, पूछना ठीक है। देखो, ये जो आप हिस्ट्री ले रहे थे, मैं ये देख रहा था कि सबा बहुत सारी चीजें जो थी जो आपने नहीं भी पूछी, उन्होंने खुद ही बता दी। ब्लड जी ट्रांसफ्यूजन का जी शायद उन्होंने खुद ही मेंशन कर दिया। हाँ जी ये ये एग्जाम में डिपेंडिंग अपॉन कि कौन बैठा हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है। मुझे याद है कि जब ये नए नए टोक स्टेशन हुए तो उन्होंने हमारे वार्ड में अपना वही कराया, तो वहां पे हमारी एक कोई सिस्टर ही मेरे ख्याल थी या कोई स्टाफ बैठी हुई थी। वो हर कैंडिडेट के बाद जाके वो मतलब रोल प्ले ही था कोई किसी किस्म का, आई डोंट रिमेंबर क्या। वो जो एग्जामिनर आया हुआ था उसको कहती थी हाँ जी डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा बताया, डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा बताया, क्योंकि ऑफ कोर्स हम इकट्ठे सारे काम करते थे। और वो खुद मतलब है कि ऐसी चीजें भी जिस तरह ये डॉक्टर साहबा ने बोला शुरू किया कि मुझे ब्लड भी लग गया, ये भी सारा कुछ हो गया इसी तरह। बट देयर इज अ गुड चांस कि ये एग्जाम में नहीं होगा। तो नंबर वन, यू हैव टू फोकस कि आप ये 12-14 मिनट में वी बैक की इवैल्यूएशन के लिए आपके क्या क्या क्वेश्चंस होंगे, उनके आपने किस तरह उसको एक्सप्लोर करके पूछना है। नंबर टू, काउंसलिंग अगर हम करेंगे तो उसके भी काउंसलिंग पॉइंट के लिए उसके कितने हमारे पॉइंट्स बनते हैं कि जिसके ऊपर आपने सर उसको कौन से पॉइंट्स भी तैयार किए हैं? किए आपने। हाँ जी बताओ क्या लेट्स उस काउंसलिंग में हम लेट्स अगर पहले हम इवैल्यूएशन खत्म कर लें, फिर हम इस पे आ जाते हैं। हाँ तीसरा जी जो काउंसलिंग। आपकी, हाँ सॉरी, तीसरा जो आपकी इसकी इवैल्यूएशन थी ये इसमें उसमें 3-4 चीजें आपने मिस कर दी। नंबर वन, इस प्रेगनेंसी पे आपने ज्यादा जोर नहीं डाला, पिछली पे डाल के यू काइंड हाँ ऑफ जी ओवरव्यू कर दिया किसी को आपको मेडिकल इशू तो नहीं है, नहीं ठीक। करंट अगर एक प्रेगनेंसी। दफा, हाँ हाँ, अगर एक दफा उसका ब्रीच है टर्म पे तो दिस पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि इस टाइम भी ब्रीच हो। और दूसरा फिर आपने उसको बगैर वैल्यूएशन किए हुए, बगैर कुछ और किए हुए आपने कह भी दिया हाँ जी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। अब उसकी वैल्यूएशन के अंदर दोबारा उसकी प्रेजेंटेशन देखनी है, आपने उसका मैक्रोसोमिया देखना है, उसके बेबी का साइज देखना है, पेशेंट का बीएमआई देखना है, पेशेंट की हाइट देखनी है। आपने बीच में थोड़ा सा जिक्र किया कि हाँ जी ये हम करेंगे, आपका थोड़ा सा अंदरूनी मामला अपना एग्जामिनेशन करके और फिर हम डिटरमिन करेंगे। तो उस टाइम पे जब पेशेंट कह रहा है कि जी मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या मेरा रिपीट सेक्शन होगा,
उसका आप जवाब कहोगे जी कि मैं आपको ये सारी चीजें जब मेरी इवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं आपको जवाब दे सकती हूँ। सर मैं एग्जामिनेशन मांगूंगी, इन्वेस्टिगेशंस मांगूंगी। यस, वो सारा कुछ देखने के बाद इन द एंड आपने वो बिल्कुल ठीक कहा, यू जंप टू कि जी 70% या 72%, आई डोंट नो कितना आपने कहा, जितने परसेंट चांसेस हैं आपके नॉर्मल होने के, लेकिन वो 70% या जितना भी है वहां तक पहुंचने से पहले पहले बहुत सारी चीजें हमने रूल आउट करनी है। अगर यही जी ब्रीच हो जाता है, एकदम एंड में आपको ख्याल आया कि जी कि मैं पता तो कर लूं कि ये मल्टीपल प्रेगनेंसीज तो नहीं, जी जी फिर वो बीच में आपने जल्दी से उसको ओवर वो मतलब कि एकदम फ्लो करते हुए ये पूछ लिया कि जी के ब्लड प्रेशर शुगर का। तीसरा आपने जो बेबी था सेक्शन वाला उसमें भी कि जी सब कुछ ठीक है, उसका एक आपने कोई क्रूड सा लफ्ज बोला था, मुझे वो याद नहीं रहा, लिखना भूल गया मैं। आउटकम ऑफ द बेबी का भी वो कि जी बच्ची ठीक है, उसके बाद वो दैट्स अबाउट इट, कि आपने उसको दूध पिलाया, उसमें ये भी नहीं आपने पूछा कि पिलाया तो कितनी देर तक पिलाया। और 2 नंबर साल 2, हाँ, और नंबर 2 साल के बाद उसने बीच में इन बिटवीन क्या ये ट्राई करते रहे कॉन्ट्रसेप्शन के लिए, ये प्रेगनेंसी ही नहीं हुई। हाँ सर ये पॉइंट। तो ऑल दीज पॉइंट ये हमें थोड़ा सा उस टाइम पीरियड में करेंगे, क्योंकि मैंने टाइम नोट कर रहा था, इट टुक यू मेरा ख्याल है अराउंड 15 से 18 मिनट थे इसके दरमियान में जो ये सारी चीजें आपने बातचीत गुफ्तगू की। वो जब ये एंड में रिकॉर्डिंग है कि वी कैन सी दैट कि हाउ लॉन्ग वाज दैट, लेकिन मेरा ख्याल है बिटवीन 15 to 18 मिनट्स थे। सो कमिंग बैक, जब भी वी बैक के सिनेरियो आएगा उसमें मेरे अपने अंदाजे से मे बी कोई वहां बैठ के नया स्टेशन भी या कुछ और भी सोच सकता है, लेकिन आइदर इट विल बी इवैल्यूएशन कि जी पेशेंट बैठा हुआ इसको इवैल्यूएट करो कि क्या इसकी वी बैक हो सकती है कि नहीं हो सकती, और दूसरा उसकी कि जी ये उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ गई, अब आपने से काउंसिल करना है कि जी के आप इसका क्या करना चाहेंगे, या पेशेंट व्हाट शुड पेशेंट गो फॉर, आइदर वजाइनल डिलीवरी और ट्रायल ऑफ लेबर और अपना रिपीट सी सेक्शन, और क्या उसके हिसाब से ही हम चलेंगे। तीसरा एक आप में से किसी ने ये देखा है वी बैक कैलकुलेटर, यू हैव सम आइडिया? वी बैक कैलकुलेटर? हाँ, ये मैटरनल फीटल मेडिसिन यूनिट के नाम से आता है, ये अगर है तो प्लीज जरा उसको एक बार जस्ट गो थ्रू दैट। उसका एडवांटेज क्या है उसमें, उसने बड़ी अच्छी चीज 3-4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ, जिसमें उसको वी बैक कैलकुलेशन करने के लिए उसने एक सेकेंड सॉरी सर आप फ्लैम मॉडल की बात तो नहीं कर रहे? सॉरी कौन सी बेटा? फ्लैम मॉडल की, फ्लैम जिसमें एज और बीएमआई आती है, एज अगर हाँ, इसमें लेस देन बेसिकली 40 है, मोर देन 40 है, और तो स्कोर उसका इसमें +2 3-4 होगा। चीजें ही, ज्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ 3-4 पैरामीटर्स ही हैं। मैं एक मिनट, मुझे आई थिंक हम ये आ गया। इसमें जो उसने दी हुई हैं चीजें, पहली तो मैटरनल एज दी हुई है, दूसरा उसमें उसका हाइट पेशेंट की, उसका वेट बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए, तीसरा उसमें उसमें प्रीवियस फीडबैक अगर उसकी हुई है जाहिर है उसका वो, और थर्ड लास्ट है रेस्ट डिसऑर्डर्स इंडिकेटर फॉर प्रायर सी सेक्शन। दैट मीन्स के कोई उसका ड्यूरिंग लेबर के अंदर पिछली दफा का कोई ऐसी चीज थी जिसकी वजह से उसका इमरजेंसी सेक्शन हुआ गया, और ट्रीटेड क्रॉनिक हाइपरटेंशन। ये 5-6 पॉइंट्स डाल के इसमें अगर आप उसका यस नो ही डालते हो तो वो कैलकुलेट करके आपको अंदाजा से बता देता है कि कितने % चांसेस हैं फॉर, मतलब ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें भी आपकी इवैल्यूएशन के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सर वो ये सारी क्या एप्लीकेशन है? ये बेटा जैसे कैलकुलेटर नहीं होता,
ये वो कैलकुलेट करके उसका इंसिडेंस बता देता है आपको। फिर ये स्कोरिंग है, ये आप जो बता scoring। रही हो फ्लेम स्कोरिंग है बेसिकली। हाँ। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है लेस देन 40, जो आपने कहा एज है, बीएमआई है, प्रीवियस वजाइनल डिलीवरी है और वी बैक है, तो उन्होंने स्कोरिंग दी हुई है। तो उसकी अगर स्कोरिंग प्रीवियस वजाइनल डिलीवरी है तो 0 है, अगर वी बैक है तो +2 है, और वजाइनल बट आफ्टर सी सेक्शन तो +4 है। तो टोटल मिला के 11 होते हैं, तो 11 इज अ गुड इंडिकेटर है। तो दिस इज अ फ्लेम मॉडल, इसको फ्लेम स्कोरिंग कहते हैं। ये खैर आप नेट से जाके देख के या गूगल करके इसको देख के देख लेना। वो इसलिए मैं इसमें इसलिए एम्फसाइज कर रहा था कि ये आपकी इवैल्यूएशन में हेल्प करेगा कि जी ये वाले पॉइंट्स हैं जो मेजर पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम देने के बाद उसको डिटरमिन करेंगे कि जी कि क्या हम क्या करेंगे। एंड ऑफ कोर्स इन द एंड जब वहाँ भी बैठे होगे आप, तो जब आप इस किस्म की इवैल्यूएशन करोगे या काउंसलिंग करोगे, तो एक इसमें प्रॉब्ली आखिरी पॉइंट या आखिरी नंबर जो होगा वो वैल्यूएशन आपकी जो है ना काउंसलिंग स्किल की, वो जो रोल प्लेयर है वो भी करके आपको बताएगा टू द क्या कहते हैं वो एग्जामिनर को कि जी क्या आप उससे एग्री करते हो उसकी से कि जी व्हाट डू आई से दैट कि जी हाँ जी लेट्स सपोज वो आपको कन्विंस कर गई है कि जी कि आपने इसको वी बैक करानी है। हाँ खैर ये भी एक सिनेरियो हो सकता है। इसी मुझे बैठे बैठे ख्याल आया कि उसमें काउंसलिंग में आपने उसे कन्विंस करना है कि जी आप नॉर्मल डिलीवरी कराओ या वी बैक कराओ, या आपने उसे कन्विंस करना है कि जी आप डायरेक्ट सी सेक्शन कराओ। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि नेट पे तो पेपर्स हैं और इंडिकेशंस भी हैं कि प्रीवियस 2 वाला भी जो है वो पेशेंट है, वो आके कहता है कि जी कि मैं तो अपना वी बैक करानी। एंड दे आर रिपोर्टेड केसेस जिसमें आके मुझे ही पेशेंट ने आके पेपर्स दिखाए कि जी मैं तो ये नेट से सर्च किया और इसमें जो चांसेस हैं मेरे टू हैव अ नॉर्मल बर्थ वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट 70% तक हैं, तो मैं तो आई वांट टू हैव अ वजाइनल बर्थ। इस तरह का क्लिनिकल सिनेरियो भी आ सकता है आपका, जिसमें आपने फिर कन्विंस करना है कि जी आइदर वी गोना गो फॉर VBAC और वी गोना गो फॉर इलेक्टिव प्लान्ड सी सेक्शन। तीसरा इसमें एक और इम्पोर्टेंट भी है, मुझे इवैल्यूएशन में ये भी याद आया कि पेशेंट की डिजायर ऑफ हैविंग मोर चिल्ड्रन। एक मरीज जो है वो कहता है जी मेरी तो फैमिली कंप्लीट है, बस मैंने 2 बच्चे पैदा करने, उसकी चॉइस क्या होगी? और एक जो पेशेंट आके कहता है कि जी मैंने तो अगले 4 बच्चे और पैदा करने, उसमें उसका फिर क्या इम्प्लीमेंटेशन हो जाता? तो इन सब चीजों को देख के कंबाइन करने के बाद फिर ही हम आगे इवैल्यूएशन और इसमें हम चलेंगे। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है पहले वो कर लें, फिर देन वी सी के आगे हम क्या करेंगे। आपको मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही? जी सर आ रही है। फिर सारे सो गए हैं कि सारे जाग रहे हैं मुझे? कि इसमें कुछ और चीज नहीं पूछनी वी बैक के हिसाब से, अगर हम इसी को लेके आगे चले? सर हमने इसको वेट कब तक करवाना है पेशेंट को? हम प्रीवियस 1 है अगर हमारे पास आती हैं तो हमने उनको क्या कहना है कि आप वो कब तक वेट करेंगी? और वीकली फॉलोअप तो वो करवाएंगी आउटडोर में, लेकिन वो वेट कब तक करेंगी? नॉर्मली देखो एक इसमें जो डिस्कशन जो आप इसकी कर सकते हो, उसमें एक और चीज भी मुझे अभी आपने सवाल पूछा तो याद आ गया कि रोल ऑफ इंडक्शन, क्या आप इंडक्शन करोगे कि नहीं करोगे, कि यू विल वेट फॉर स्पॉन्टेनियस लेबर, या इसमें एक सेफ्टी जोन के हिसाब से एक है कि आप कहोगे कि जी हम इंड्यूस नहीं करेंगे, अगर आप नेचुरली लेबर में चले जाते हो तो उसको हम लेके चलेंगे, अगर आप लेबर में नहीं जाते वो डिसीजन अब आपकी है कि वेयर डू यू वांट टू पुट अ लाइन। मैं तो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में भी यही करता हूँ कि हम कहते हैं जी 40 वीक्स तक हम इंतजार करते हैं जो वी बैक के लिए कैंडिडेट होती है। अगर 40 वीक्स तक दे डोंट गो इनटू लेबर, उसका बिशप करके असेस कर लेते हैं और फिर हम उसको इलेक्टिव सी सेक्शन की तरफ कन्विंस कर लेते हैं या उसे इन्फॉर्म कर देते हैं कि जी अगर आप तब तक फलान डेट तक नहीं लेबर में जाओगे तो फिर हम आपका इलेक्टिव सेक्शन करें। सर हम लोग जी ये जस्ट सर हम लोग अपने सेटअप में 40 वीक्स पे बुला के 40 वीक्स तक वेट करते हैं। अगर 40 वीक्स तक वो लेबर में नहीं जाए तो 40 वीक्स पे इंड्यूस कर 40 वीक्स पे हम लोग स्वीप करते थे
और सर उसे कहते थे कि अगर तुम्हारा घर पास है तो तुम डेली आके एक सीटीजी करा लो इवनिंग में। और सर अगर सीटीजी मेंस फाइन तो सर 40+5 पे या 40+6 पे फिर हम लोग सेक्शन करते थे। एक ये भी हो सकता है, अगर आपने इंडक्शन करनी हो तो फिर इंडक्शन किससे करो? सर इंडक्शन करनी होती तो 40+3 40+4 पे हम लोग ऐसे नहीं लेकिन बेटा, उसमें इंडक्शन लेकिन किस चीज से करो? तो आप इंडक्शन अगर करोगे तो किस चीज से करोगे? सर करेंगे मैकेनिकल मेथड यूज करेंगे। सर मैकेनिकल मेथड से फॉली से करते थे हम अपने पास। Ideally, is the mechanical is the first choice, but prostaglandins या gels जो हैं, they should sir, come way down the list. हाफ डोज के साथ। नहीं बेटा, Sir, उसमें डोज हाफ नहीं होती वैसे, ये मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं आज तक, ना देखा है वो, तो मतलब है कि उससे बेहतर है बंदा फिर ना करे। अगर डोज देनी लेकिन है सर तो क्लिनिकली हम लोग अपने ट्रेनिंग में सर जब करते थे तो वो हाफ डोज के साथ, मतलब अगर करनी पड़ जाती थी, वैसे तो प्रेफरेबली फॉलीज के साथ करते थे मैकेनिकल इंडक्शन। बेटा हाफ डोज कहाँ पढ़ी है आपने? क्योंकि वो लिटरेचर में कहीं भी नहीं सर लिखी पढ़ी और नहीं है कहीं पे भी, लेकिन ये तो प्रैक्टिकल फिर वो एग्जाम में कैसे डिपेंड करोगे आप? हाउ विल यू डिफेंड योरसेल्फ इन एग्जाम कि जी हम हाफ डोज पे कर देंगे उसको? ठीक है सर। और हाफ डोज इसमें अब दूसरी सवाल आ जाता है कि जी के उसको क्या प्रोस्टाग्लैंडिन यूज करनी है कि मीज़ोप्रोस्टॉल यूज करनी है? मीज़ोप्रोस्टॉल तो मेरा नहीं ख्याल, आई बी वेरी वेरी स्केयर्ड ऑफ यूजिंग अ मीज़ोप्रोस्टॉल, चाहे आधी चाहे पूरी, फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर इन प्रीवियस सेक्शन। हाँ आईयूडी होती है अपना, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर है, यस तब आप कर सकते हो, नहीं नॉट एट टर्म, मेरा अपना एक्सपीरियंस तो नहीं। तो जी आप सर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर में जरूर कर सकते हो, लेकिन नॉट एट टर्म। टर्म पे आई विल बी वेरी वेरी अनकंफर्टेबल यूजिंग दैट, और मैंने किसी का पढ़ा भी नहीं है, तो अगर किसी ने पढ़ा तो मुझे जरूर बता दे, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। लेकिन करनी है एग्जाम में तो इजीएस्ट या जो रिकमेंडेड भी है वो मैकेनिकल है, दैट शुड बी योर फर्स्ट। और सर इंडक्शन करनी भी 41 वीक्स पे चाहिए ना? इट ऑल डिपेंड्स। देखो बेटा, फिर वो वैल्यूएशन आपने करनी है पेशेंट की कि जी वो कहाँ से आया हुआ है, कितनी दूर रहता है हॉस्पिटल से, कब आके कर सकता है, क्योंकि अगर तो वो इजीली आ सकता है तो यस यू कैन टेक इट टू 41 प्रोवाइडेड patient can come on either on a daily basis for doing a CTG or valuation। जी सर। तब आप 41 तक ले जाओ। अगर वो पेशेंट ही आ नहीं सकता, दूर से आया है, हर हफ्ते बाद आएगा, उसमें I'll be little bit uncomfortable sending her for 1 week के जी आप 40 पे चले जाओ, 41 पे आ जाओ। और सर अगर जाहिर है 40 पे आपने उसकी पूरा बेबी का साइज, अगर बेबी वैसे ही आपका 3.8 या 4 kg के राउंड अबाउट लग रहा है, फिर देयर इज नो पॉइंट ऑफ वेटिंग फॉर कि उसको हम कहें कि जी कि हम आपका नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट करेंगे। जी सर थैंक यू। हाँ जी सर, इलेक्टिव रिपीट सिजेरियन सेक्शन अगर हमने करना है, अगर हमने उसको ट्रायल देना ही नहीं है तो सर 39 वीक्स पे कर देंगे। मेरा अब तो जो आ रही है रिकमेंडेशंस, वो तो जनरली यही कह रहे हैं कि जी आप जो इलेक्टिवली प्लान्स आपने करना है, वो अगर कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई और रिस्क फैक्टर नहीं है, तो आप 39 तक प्रेगनेंसी को लेके जा सकते हो। जी सर। और सर बायोफिजिकल प्रोफाइल का सर क्या रोल है? 40 वीक्स के बाद अगर हम वेट कर रहे हैं, 40 वीक्स के बाद भी स्वीप करके अगर हमने उसको, जैसे हम 41 तक हम लेके जाना चाहते हैं, तो बायोफिजिकल प्रोफाइल का सर कोई रोल है? बेटा अगर तो उसमें कोई चीज ऐसी आ जाती है जैसे उसका लाइकर कम हो रहा, या पेशेंट आके कहता है कि जी मुझे मूवमेंट्स नहीं हो रही या कम हो रही है, फिर देन इट्स एन इंडिकेटर। और फिर इस किस्म का पेशेंट विद अ वी बैक, थोड़ा सा यू नीड टू बी केयरफुल कि जी कि जिसमें कुछ तरह के रिस्क फैक्टर्स आ जाए, देन यू ट्राई कि हम उसको डिलीवर जल्दी करें। और उसको जब डिलीवर करेंगे उस स्टेज पे अगेन देन डिपेंडिंग अपॉन डिलीवरी की दो ही चीजें, या तो इंडक्शन करोगे आप क्योंकि लेबर में तो नहीं है वो, या उसको प्लान करके उससे कहोगे जी कि बेहतर है कि आप उसका सी सेक्शन करो। लेकिन इन द एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, द पेशेंट हैज टू डिसाइड कि विच रूट शी हैज टू टेक। योर एज सच जो है मैनेजमेंट प्लान के हिसाब से, वो यू शुड बी द वन कि जी हु शुड बी मेकिंग श्योर कि पेशेंट एक सेफ्टी जोन के अंदर रहे।
मेरे जी सर। जितने पेशेंट आते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स के, वो मुझसे अगर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा सेक्शन होगा कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी, ये मैं बात कर रहा हूँ कि जो नॉर्मली प्राइमरीज यहाँ क्या आ जाती है, तो मैं तो हमेशा नहीं कहता हूँ कि जी अगर मैं सेक्शन भी करूँगा वो डिसीजन आप लेंगी। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि मैं आपको इन्फॉर्म करके रख सकूँ फॉर द सेफ्टी ऑफ द बेबी एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ द मदर। इसी तरह एग्जैक्टली पेशेंट एक आ जाता है, लेट्स सपोज जो आईवीएफ से उसने कंसीव किया आफ्टर मे बी 10 साल 12 साल के बाद, एंड शी कम्स बैक टू मी एंड से कि जी कि मैं तो नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहती हूँ, मैं तो कंसीव कर लिया ना, मुझे बताओ मेरी क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन। दैट कुड आल्सो बी अ टॉक सेशन जिसमें आपने उसे काउंसिल किस तरह करोगे कि जी कि आप उसका मतलब क्या कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाओगे या उसका प्राइमरी का सेक्शन कर दोगे। उसमें इसमें भी भी उनको डॉक्टर जी देखिए डॉक्टर विश तो पेशेंट की होगी, लेकिन हम तो उसको जो उसके लिए बेस्ट होगा वो ऑप्शन देंगे ना बेटा कि आपके लिए ये बेस्ट है नहीं वो दैट इज अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल सिचुएशन। अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल। मैं जिस तरह आपको सिनेरियो दी है, पेशेंट कहती है कि मेरा आईवीएफ हुआ हुआ है, टर्म पे अब आ गई 38 वीक्स पे, वो कहती है जी मैं तो सेक्शन नहीं कराना, मैं तो नॉर्मल डिलीवरी कराना, फिर क्या करो? सर इसमें फिर हम सब कुछ देखेंगे, पेशेंट का बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट, लाइकर, प्लेसेंटा की लोकलाइजेशन, और सर पेशेंट की एज, बीएमआई, हाइट, वेट, जिस तरह आपने बताया है, हम वो सब कुछ इवेल्युएट करके हम देखेंगे वेदर शी इज अ कैंडिडेट फॉर वीबैक और नॉट। इफ शी फॉल्स इन द क्राइटेरिया ऑफ द वीबैक तो फिर हम दे देंगे ट्रायल। पेशेंट की विश की रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए ना। नहीं देखो ये वी बैक वाला नहीं है, ये तो मैं प्राइमरी ग्रेविडा है जिसने सर कंसीव आईवीएफ के थ्रू वो ये इसमें भी ये सारी चीजें आपकी वैल्यूएशन जरूर आएंगी, उसका अपना बिशप स्कोरिंग से लेके बेबी का वेट, पोजीशन, नंबर ऑफ, ये सारा कुछ वो आने के बाद देन वो आपको फिर भी कहती है जी मैं तो नॉर्मल डिलीवरी करा, क्योंकि अबाउट 90% ऑफ आवर आईवीएफ पेशेंट्स दे एंड अप हैविंग अ सी सेक्शन। जी सर। 90% मान जाते हैं, लेकिन 10% पेशेंट आके जरूर मुझे कहते हैं, और मैंने की भी हुई कि जी मेरी तो प्रेगनेंसी का इशू था, अब तो मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, अब तो नॉर्मल प्रेग्नेंट हूँ, अब व्हाई कांट आई गो फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी। Sir, for giving the respect to the patient's wishes, IVF is not a contraindication कि आप उसको ट्रायल नहीं दे सकते। हाँ बिल्कुल, IVF very a high risk, it will be categorized in a high risk to giving all the pros and cons, to explaining all the things, and in spite of all these things, in spite she's taking these all the risks, we can give a short trial with the theater availability, blood in hand, and then we can give the trial and one-to-one care, CTG monitoring, partogram, and our obstetrical ground. If she end up into the cesarean section, we can explain and go for the cesarean section. But keeping the wishes, the first priority will be there. इसमें सिर्फ इसमें एक चीज आप ऐड कर दो, बाकी सारा कुछ आपका ठीक है, विद अ लो थ्रेशोल्ड फॉर सी सेक्शन। अगर ऐसा पेशेंट आता है और उसकी इवन टाइप 1 डिसलेशन भी स्टार्ट हो जाती है, नॉर्मली टाइप 1 पे तो आप सेक्शन नहीं करते ना लेबर में, अगर है इसकी अगर होंगी तो वील नॉट, अगर इसका पार्टोग्राम में इसकी प्रोग्रेस ठीक नहीं हो रही होगी फिर हम उसको और इंतजार नहीं करेंगे। तो वो सारे पैरामीटर्स इसमें सिर्फ एक चीज कर दो, विद अ लो continuous monitoring and low threshold for a C-section and availability of pediatrician and of course the obstetrician at the odd hours भी होने चाहिए। और ये इसकी एग्जैक्टली उसी तरह होगी जो 1-to-1 जिस तरह मॉनिटरिंग करते हो वीबैक की, इसकी भी आप उसी तरह करके कर सकते हो। मैं तो कह रहा हूँ बेटा मैंने की हुई है, बहुत कम की हुई है, लेकिन सिर्फ की हुई है फॉर द विशेस ऑफ द पेशेंट। जी सर। सर अगर सर जो ये कहते हैं कि प्रीवियस 1 के साथ अगर कोई कोमॉर्बिडिटी आ जाए, लाइक अगर कोई डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है, तो फिर ट्रायल वीबैक नहीं बनता, सर ये ऐसी कोई बात है? बेटा उसमें देखो डिसीजन फाइनल किसने करनी है? पेशेंट ने सर। पेशेंट ने करनी है। आपने उसको कन्विंस उस तरह लेके ट्रैक पे लेके जाना है कि लेफ्ट या राइट। अगर आपका ख्याल है कि अनकंट्रोल्ड है, अगर वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है या अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है या बेबी में पॉलीहाइड्रोमियाज आ गया या बेबी में मैक्रोसोमिया आ गया या IUGR आ रहा है, फिर तो कहानी हमारी बड़ी सिंपल हो जाएगी।
जी सर। हाँ, अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल है और डायबिटीज कंट्रोल है एंड एवरीथिंग इज गोइंग, बेबी के पैरामीटर्स भी बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हैं, देन ऑफ कोर्स यू हैव टू काइंड ऑफ देन सिट डाउन विद द पेशेंट एंड देन डिस्कस कर लो वो। आई थिंक यानी कि सर ये बात ऑथेंटिक है कि कोमॉर्बिडिटीज के साथ भी हमें सोचना पड़ता है। हाँ, सोचना ठीक। पड़ता है, पर डिसीजन एंड में पेशेंट की होगी एंड डिपेंडिंग अपॉन अगर सारे पैरामीटर्स ठीक आ रहे हैं, हर चीज कंट्रोल हो रही है और बेबी एवरेज वेट का है, बिशप उसका अच्छा है, तो ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी एज वेल, वी बैक सॉरी, क्योंकि ब्लड प्रेशर और अदर कोमॉर्बिडिटीज आर नॉट कॉन्ट्राइंडिकेट, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर डूइंग द वी बैक। लेकिन अगर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, उन कोमॉर्बिडिटीज की वजह से बेबी के या मदर पे कोई इफेक्ट आ रहा है, फिर देन डूइंग अ सी सेक्शन इज मच सेफर देन रादर प्लानिंग अ ट्रायल ऑफ लेबर। सर और अगर चलो। पेशेंट प्रीवियस 2 है तो सर हम तो अपने सेटअप में प्रीवियस 2 का इलेक्टिव सिजेरियन करते हैं, लेकिन गाइडलाइंस में तो लिखा है कि प्रीवियस 2 को आप उसको सारे रिस्क बता दें, सीनियर कंसल्टेंट को इन्वॉल्व करें, और अगर वो स्टिल इंसिस्ट करती है तो आप उसको भी इंडक्शन की तरफ लेके जा सकते हैं। इंडक्शन तो आई डोंट नो, इंडक्शन इज नॉट काइंड ऑफ नहीं है, लेकिन ट्रायल ऑफ लेबर जरूर दिया जा सकता है उसको, पर लेकिन रिस्क ऑफ हिस्टेरेक्टमी भी ज्यादा होता है प्रीवियस 2 में। हाँ, अब इसी को करते हुए ये आपका पक्का पॉसिबिलिटी एक टोक सेशन की भी आ सकती है कि जो प्रीवियस 2 है, अब पेशेंट बैठी है, वो कहती है जी कि मुझे आप कन्विंस करें कि आपने उसको कन्विंस करना है कि नहीं जी आप ट्रायल ऑफ लेबर मत लो, आप डायरेक्टली सेक्शन करा लो। उसमें भी फिर आप उसकी पहले वैल्यूएशन करोगे सारी कि सेक्शन क्या हुआ, कोई उसमें कोई और कॉमोर्बिडिटी है, कोई और बहाना ढूंढोगे कि जिसमें अपना केस स्ट्रॉन्ग करके एंड में आपने उसे कन्विंस करना है वहां बैठे बैठे 12-14 मिनटों के अंदर कि जी कि आपके लिए बेहतर ये है। इन द एंड अगर वो कहे कि जी हाँ जी मैं तो फिर भी कराना चाहूंगी नॉर्मल डिलीवरी, सारी बातें सुनने के बाद, सारे स्टेटिस्टिक्स सुनने के बाद, फिर देन आप कहोगे चलो ठीक है फिर आप कराते हैं, तो फिर हम ये सारी प्रिकॉशंस लेके हम फिर कर देंगे। हम टर्शियरी केयर सेंटर में होंगे, 1-to-1 मॉनिटरिंग होगी, अगर कोई सेक्शन होता है, ब्लड अरेंज होगा, हिस्टेरेक्टमी की सब तैयारियां होगी, एंड पेशेंट इज विलिंग, वो आके करा ले। सर हम एग्जाम में बोल सकते हैं कि हम सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन को इन्वॉल्व करेंगे, या ये कि हम सारे डिसीजन खुद ही लेंगे? सर हम कैसे बोलेंगे, यानी बस सब कुछ अपने पे रख के बोलेंगे या हम कह सकते हैं? देखो बिल्कुल आप एक कंसल्टेंट बन रहे हो, आप वो करोगे, लेकिन ऑफ कोर्स जो एक हर जगह लिखा होता है कॉल फॉर हेल्प, जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे आप जरूर अपने कॉलेज में कोलीग्स और अपने सीनियर जो अवेलेबिलिटी होगी हेल्प उसकी मैं देखे बता दूं, लेकिन वो आपको एज कंसल्टेंट असेस कर रहे होते हैं वहाँ बैठ के कि क्या आप फ्रॉम रजिस्ट्रार की पोस्ट से निकल के आप एज सीनियर रजिस्ट्रार आके बैठ सकते हो, वहाँ बैठ के डिसीजन ले सकते हो ऑफ कोर्स। और आइडियल इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल जो है वो कितना होना चाहिए आइडियल वी बैक के लिए? जो इंटर प्रेगनेंसी लिखा हुआ है वो 1.5 ईयर का लिखा हुआ है। सर 18 से 24 मंथ 18 months which is 1.5 years। जी सर। और जो एब्सोल्यूट होने का है कि जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो 6 months से कम अगर गैप होता है तो प्रेग्नेंट हो जाती है, उसमें नहीं हो। सर एक क्वेश्चन है जी, स्कार थिकनेस के बारे में भी बता। का पूछना चाह रहे थे। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कंट्राइंडिकेट तो नहीं है ना ट्रायल ऑफ लेबर में सर? या दे सकते नहीं दे सकते? नहीं एब्सोल्यूट व्हाई एपिड्यूरल क्यों, वो तो पेन रिलीफ के लिए है। एंड ऑफ कोर्स अब आप ये सारी बातें हम करेंगे तो जिसको आपने कन्विंस करना है कि आपकी वी बैक हो जाए, उसमें ये पॉइंट भी डालोगे कि जी कि अगर वो नहीं किसी वजह से कराना चाहती, उसकी वजह पूछोगे ना कि जी एक पेशेंट है वाकई कहती जी मैं तो सेक्शन नहीं कराना, तो आप नॉर्मली आप इवन प्राइमरी ग्रेविडा भी आ जाती है वो कहती है जी मैं तो सेक्शन कराना ऑन डिमांड जैसे होता है, आप उसमें फिर यही सारी बातें पूछते हो कि जी आप क्यों कराना चाहते हो, आपको किस चीज का एप्रीहेंशन है या किस चीज से। एंड मोस्ट ऑफ देम कि जी मैं तो पेन्स नहीं ले सकती, मैं बार बार पेल्विक एग्जामिनेशन नहीं करा सकती, मैं अपना फला मुझे फोबिया है किसी चीज से,
तो उसके करने के लिए फिर ये पेन रिलीफ, एपिड्यूरल, और एपिड्यूरल के अलावा आपका एंटोनॉक्स, और अगर वो भी ना इफेक्टिव हो तो कुछ जैसे हम वो देते हैं आईवी में तो कुछ यूज कर सकते हैं। देन ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम्स इन टू कन्विंस हर कि वी विल मेक श्योर कि हम करें, हम आपका जो लेबर की ड्यूरेशन है उसको शॉर्टन करने के लिए ऑगमेंट कर देंगे, ये कर देंगे, फलां कर देंगे, टू मेक इट दोज पॉइंट्स एट दैट टाइम। थैंक यू सर। टू फोल्ड जो मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी बढ़ जाती है 39 वीक्स के बाद, उसका क्या करें? उसमें आप पेशेंट को काउंसिल करें, पेशेंट को काउंसिल करेंगे तो वो तो डर ही जाएगा बिल्कुल। नहीं देखो वो तो आप इट्स योर, देखो आप कहते हो कि जी बताने के दो तरीके हैं ना। 2 फोल्ड अगर इंक्रीज करती है मॉर्बिडिटी, परसेंटेज में कितनी है? You have some idea कि वो परसेंटेज में कितनी इंक्रीज कर रही है? 40%। नहीं 40% बेटा बहुत ज्यादा है। 40% मॉर्बिडिटी किसी चीज की 30%। हाँ अगर 1 in 100 है तो 2 in 100 हो जाएगा डॉक्टर जी। दैट मीन्स कि अगर 1% है तो उससे 2% बढ़ जाता है। अब ये बताने का तरीका है, मरीज को 2 फोल्ड इंक्रीज कर जाती है या सिर्फ 2% चांसेस है उसके। अब ये आपकी काउंसलिंग स्किल है ना, आपने कन्विंस किस तरह करना है पेशेंट को। जी सर। यू कैन टेक अदर पाथ कि जी कि आपका तो मॉर्बिडिटी जो है जी 2 गुना बढ़ जाएगी और ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, चांसेस ऑफ मकोनियम इतने बढ़ जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे। या दूसरा है कि जी देयर इज अ चांस कि 2% आपके अपना 100 में से 2 पेशेंट्स ऐसे होते हैं सिर्फ जिनमें ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, बाकी 98 ठीक रहते हैं। तो वो दैट विल डिपेंड अपॉन योर काउंसलिंग स्किल एंड आर्ट कि आपने उसको किस तरह करके किया। Sure. Okay, कुछ और अगर क्वेश्चन नहीं है तो आई थिंक we'll finish it off. सर एक क्वेश्चन है सर। जी सर अगर हम ट्रायल दे रहे हैं वीबैक के लिए और पेशेंट के फीटल आउटकम सही आ रहे हैं और उसमें प्रोग्रेस थोड़ी स्लो हो रही है तो हम कितना टाइम आप दे सकते हैं पेशेंट को वीबैक के लिए? 6 से 8 घंटे या जो है उससे ज्यादा लंबा ले सकते हैं? अगर बेबी के वो नहीं है, डिस्ट्रेस नहीं है लेकिन प्रोग्रेस स्लो है तो हम ऑगमेंट तो नहीं कर सकते ना जैसे वीबैक को, या हम उसमें डिसीजन ले लेंगे सी सेक्शन का? उसमें बेटा जो आपका पार्टोग्राम है उसको मॉनिटर करोगे ना, उसमें आप देख लो अगर कोई एक्शन लाइन पे आ जाता है कि कोई आपने एक्शन लेना है जी, तो जो वीबैक वाला है उसका एक्शन है तो फिर हम उसका सेक्शन करते हैं जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। यू डोंट हैव टू पुश योर, ठीक है सर, थैंक यू सर। लेकिन ये सब चीजें आपने मे बी एक्शन लाइन के अंदर वहां पे है कि जो आपने उससे ऑगमेंट कर देना है नॉर्मल वालों में, लेकिन वीबैक में अगर आपने ऑगमेंट नहीं करना और एक्शन लेना है तो एक्शन इज सेक्शन। वो कितनी देर तक वेट कर सकते हो वो इट विल ऑल डिपेंड ऑन पेशेंट, उसकी प्रोग्रेस और सारी चीजें। थैंक यू सर। डॉक्टर लो थ्रेशोल्ड फॉर सिजेरियन सेक्शन का यही तो मतलब है कि एफएचएस अगर एफएचएस सही नहीं आ रही या पेशेंट नॉर्मल लेबर प्रोग्रेस नहीं कर रहा तो देन वी हैव टू टेक एक्शन। यस, विद द कंसेंट ऑफ द पेशेंट। थैंक यू डॉक्टर, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। चलो भाई, if you're done then it's okay. अल्लाह हाफिज डॉक्टर। Sir, I just want to say something कि thank you so much कि आपकी टीम और आपकी सारी फैकल्टी मेंबर हम अर्ली इन द मॉर्निंग आप वेकअप करते हैं और फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल, क्योंकि वी आर फ्रॉम द डिफरेंट एरियाज लाइक फ्रॉम कराची एंड फ्रॉम द हैदराबाद एंड द अदर, एंड आप सबकी एफर्ट की वजह से वी कैन सॉल्व आवर क्यूरीज एज वेल, एंड दिस इज ऑल ऑफ विदाउट, अदरवाइज काफी ऐसे जगह हैं जिनके मेंटोर जो है कॉस्टली जो है ना पे करते हैं, एंड बट वी आर वेरी थैंकफुल यू कि आप लोग सब हमारे लिए इतना एफर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जी सर, यस सर, मुझे भी आपका शुक्रिया अदा करना है कि थैंक यू फॉर मेकिंग थिंग्स इजी फॉर अस। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह सर। यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। देखो इस चीज का जो
हमारा ऑब्जेक्टिव है ना सारा करने का, अगर मुझसे पूछे वो तो जाहिर है उसमें एक आपका एग्जाम पास होना भी बड़ा जरूरी है, लेकिन ये दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सर्विस टू द पेशेंट। अगर इसे करते हुए कुछ पेशेंट को किसी को फायदा हो जाए तो उससे बड़ा तो Thank you, सदका Dr. जारिया नहीं। Thank you, Dr. And I hope- Yusuf from Dr. Saab. चलो जी, ओके, थैंक Always यू be वेरी मच, happy, sir. Ameen. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। आन ट्यूशन है हाँ ध्यान गुड्डो